हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी डेली। चलिए, आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक है कि एनसीईआरटी बुक या कोई और भी बुक हो, जैसे यूपीएससी के प्रिपरेशन में हम लोग को लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ता है, फिर नितिन सिंघानिया पढ़ना होता है। ऐसे और कोई भी बुक हो या फिर कोई एनसीईआरटी हो, उसको पढ़ना कैसे है? वो बुक को पढ़ने से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए कि वो बुक जो हम लोग पढ़ें तो वो बहुत हम लोग के काम आए। ठीक है, तो चलिए इसी पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला काम करना चाहिए हम लोग को, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो फिज़िकल ज्योग्राफी जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हम लोग को करना चाहिए कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा हम लोग एक बार पढ़ लें, दो बार पढ़ लें, थोड़ा उसके बारे में रिसर्च कर लें। ठीक है, उसके बाद हम लोग बुक पढ़ना स्टार्ट करें। तो उससे क्या होगा कि जब भी आप बुक पढ़िएगा तो आपको ये पता रहेगा कि कौन सा पॉइंट, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। यूपीएससी सब कुछ तो नहीं पूछता है ना, जैसे कोई भी एक टॉपिक है तो उससे यूपीएससी का इंटरेस्ट काफ़ी स्पेसिफिक रहता है कि अच्छा इस टॉपिक में, इस पोर्शन में यूपीएससी का इंटरेस्ट है। तो जैसे अभी हम लोग ये चैप्टर है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, ये हम लोग का अभी बचा हुआ है पढ़ना। बाकी ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो फिज़िकल ज्योग्राफी में पढ़ना है ये सब हम लोग को इन्वायरमेंट में पढ़ना है, तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये चैप्टर हम लोग का बचा हुआ है। तो इससे रिलेटेड कुछ हम लोग पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, एक चीज़ हम लोग को समझना है, जैसे ये एक क्वेश्चन है 106। ठीक है, ईच डे इज़ मोर और लेस द सेम, द मॉर्निंग इज़ क्लियर एंड ब्राइट विथ अ सी ब्रीज। ठीक है, देखिए ये बता रहा है कि एक कंडीशन बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है कि डे हर एक दिन मोर और लेस सेम ही होता है, मॉर्निंग क्लियर एंड ब्राइट होता है, थोड़ा सी ब्रीज रहता है, सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई, हीट माउंट्स अप, हीट होता है इस एरिया में, डार्क क्लाउड्स फॉर्म, देन रेन कम्स विथ अ थंडर एंड लाइटनिंग, बट रेन इज़ सून ओवर। ये सब क्या है? ये सब कुछ कुछ आपको हिंट दे रहा है कि ये सब कंडीशन डिस्क्राइब किए हैं, अब आप बताओ कि ये कौन सा रीजन है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है उस रीजन का, उस रीजन का कैरेक्टर बता रहा है। ठीक है, अब आपको वो रीजन पता करना है कौन सा है। ये है सवाना है, मॉनसून है, इक्वेटोरियल है, मेडिटेरेनियन है ना। तो देखिए सी ब्रीज चल रहा है, क्लियर स्काई है, ज़्यादा हीट है, डार्क क्लाउड फॉर्म होता है पर जल्दी बारिश होके ख़त्म हो जाता है, इक्वेटोरियल रीजन है। ठीक है, ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम ये तो ठीक है, ये एक इक्वेटोरियल रीजन जो इसका आंसर आया, ये तो एक छोटा सा पॉइंट हुआ, पर मेरा मेन जो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। अगर किसी को कैरेक्टरिस्टिक्स पता होगा इक्वेटोरियल रीजन का, मेडिटेरेनियन का, सवाना का, मॉनसून का, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए अब दूसरा PYQ देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए ये 2013 का क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ ये देखिए 100 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। अच्छा ये भी आप देखिए 2013 में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है कि ये सब में से कौन सा है, 1 नंबर है, 2 है, 3 है, या तीनों है, या 2 है ना। और 2015 में ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को क्वेश्चन में यूज़ करके पूछा कि कौन सा रीजन है ना। चलिए ये समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा। अब इसका जो भी आंसर हो, ये प्रेजेंस ऑफ टॉल है कि नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर है कि नहीं है, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वैरायटी है कि नहीं है, ऐसे होता है, सब होता है, पर वो उससे अभी मतलब नहीं है हम लोगों की आंसर क्या है। हम लोग को मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस है यूपीएससी का। ठीक है,
देखिए फिर से एक और क्वेश्चन आया 81। अ ज्योग्राफिक रीजन हैज़ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि यूपीएससी बार बार कैरेक्टरिस्टिक्स पे पूछ रहा है फोकस करके कि वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट है, माइल्ड है, वेट विंटर होता है, एवरग्रीन ओक ट्रीज रहता है। अब ये किस रीजन का डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पूछा फिर से यूपीएससी। इसका आंसर जो भी है वो आंसर अभी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आंसर जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तब इम्पोर्टेंट होगा। अभी हम लोग को ये प्रोसेस समझना इम्पोर्टेंट है कि यूपीएससी का फोकस कहाँ है। अगर ऐसा कोई टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो अब हम लोग को पता है ना कि हम लोग को किस चीज़ पे फोकस करना है। हम लोग को वैसा कोई रीजन के बारे में स्पेसिफाइड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उस पर फोकस करना है, ठीक है। चलिए ये हम लोग समझ गए। ये है पहला प्रोसेस कोई भी बुक पढ़ने का कि जो भी टॉपिक या जो भी सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका PYQ एक बार हम लोग एनालाइज करें खुद से, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। इसके आगे ही हम लोग पढ़ाई अपना शुरू कर सकते हैं जो कि फ्रूटफुल होगा। नहीं तो ऐसे आप पढ़ते जाइए। और बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़ रहे हैं पर यूपीएससी कभी क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता ही नहीं है कि फोकस कहाँ पे है यूपीएससी का। आप पूरा मेहनत कर रहे हैं पर जिस जगह पे आप फोकस करके मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे यूपीएससी का फोकस नहीं है, और यूपीएससी जहाँ पे फोकस कर रहा है वहाँ पे आपका फोकस नहीं है, ठीक है। चलिए फर्स्ट स्टेप हो गया PYQ। सेकंड स्टेप है कि बुक हम लोग कोई भी उठाएं पहले उसका कंटेंट पढ़ेंगे। कंटेंट वाला जो पेज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करेगा कि आपको एक अक्वेंटेड कर देगा उस बुक के साथ कि उस बुक में है क्या, आपको एक्सपेक्ट क्या करना है, आप क्या सीखिएगा, ठीक है। अब जैसे द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अर्थ ओरिजिनेट कैसे हुआ, पहला चीज़, और सेकंड इवॉल्व कैसे हो रहा है, ठीक है। ऐसे देखिए फिर ये है चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि अर्थ के इंटीरियर में है क्या, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि जैसे वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे, ये हम लोग का बचा हुआ है तो थोड़ा देखेंगे। तो देखिए ये इससे हमको समझ में आ गया ना कि हमको अभी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो थोड़ा वर्ल्ड के क्लाइमेट के बारे में मिलेगा कि वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे कैसा कैसा क्लाइमेट है, ठीक है। और हो सकता है कि ये भी पता चले कि ऐसा क्लाइमेट क्यों है और ये जो डिफ़र कर रहा है क्लाइमेट एक रीजन से दूसरे रीजन में ये क्यों कर रहा है। देखिए ये सब तो हम सिर्फ ये 4-5 जो वर्ड लिखा हुआ है इसको देख के समझ रहे हैं ना कि ये सब मेरा इस चैप्टर का कंटेंट हो सकता है, ठीक है। और दूसरा फोकस टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, जो कि ऑब्वियसली हम लोग तो इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे पर है यहाँ पे। तो क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है कि कुछ कारण से क्लाइमेट चेंज हो रहा होगा तो वो सब कारण के बारे में बात कर रहा होगा। फिर क्लाइमेट चेंज के कारण क्या इफ़ेक्ट हो रहा है सोसाइटी में, सोसाइटी कैसा अफेक्टेड हो रहा है वो सब भी बात हो रहा होगा। तो ये हो गया ये एक टॉपिक, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग खुद से सोच सकते हैं कि अच्छा क्लाइमेट चेंज है तो हो सकता है ग्रीन हाउस गैस हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का बात हो, है ना। थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, उसके बाद जो आप ये चैप्टर पढ़ने जाइएगा तो आपको इंटरेस्ट रहेगा क्योंकि एक क्यूरियोसिटी जनरेट हो गया कि क्या है इसमें, क्या जो हम सोचे वही है या कुछ और नया बात है ना। एक तो ये, और दूसरा काम कीजिए जैसे वर्ल्ड क्लाइमेट है तो थोड़ा ये जो वर्ड है इसी को थोड़ा गूगल करके देखिए, वर्ल्ड क्लाइमेट डालने पे क्या आता है, जो भी थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो पढ़ लीजिए। वैसे ही क्लाइमेट चेंज के बारे में गूगल करके देखिए। जो AI टूल गूगल का नया बना है वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा तो वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिए। उससे क्या हुआ कि आप ये टॉपिक के बारे में एकदम अक्वेंटेड हैं, आपको आइडिया है कि ये सब टॉपिक पे क्या इन्फॉर्मेशन आपको रिले हो सकता है, ठीक है। इतना कीजिए, कंटेंट पढ़िए, उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर पे।
और चैप्टर पे चलने से पहले हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर के लास्ट में ये रहता है एक्सरसाइजेज। कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी हो या लक्ष्मीकांत हो, देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहता है उसमें। अब जैसे लक्ष्मीकांत का मान लीजिए अगर उसमें क्वेश्चन नहीं भी है, तो लक्ष्मीकांत का एक बुक आता है एमसीक्यू का, उसमें क्वेश्चन है उस टॉपिक का, तो वो थोड़ा ऐसे ही मतलब बनाइए नहीं, पर एक बार उसको भी रीडिंग दीजिए, उससे भी आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सब टॉपिक एनसीईआरटी फोकस किया हुआ है। जैसे पढ़ाया तो होगा बहुत चीज़, मान लीजिए 100 चीज़ पढ़ाया है, तो उसमें से ये 5 चीज़ पूछा, तो ये 5 टॉपिक पे एनसीईआरटी का फोकस है। तो अब हमको थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना, जब हम पढ़ेंगे तो मेरे दिमाग में खुद आएगा कि अच्छा ये ए टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है। जैसे क्लाइमेट का जो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट का, इसके बारे में हमको पढ़ना है। अब ये कैसा सिस्टम है ये पढ़ना है, ये पूछ रहा है यहाँ, ठीक है। तो आप जब भी पढ़िएगा ये तो आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। देखिए अब इंडियन पेनिनसुला विल बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू क्वेपन सिस्टम अंडर व्हाट। अभी हमको नहीं पता है क्वेपन सिस्टम क्या होता है, खाली इतना पता है कि एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट का, ठीक है। अभी ये सब पूछ रहा है, CFB है, AM है, BSH, ये सब हमको कोई आइडिया नहीं है अभी, ठीक है। पर जब हम लोग पढ़ेंगे मान लीजिए CFB, AM, BSH के बारे में, तब तो इतना आइडिया होगा ना हम लोग को कि इस चीज़ पे फोकस करना है, ये सब चीज़ पे, ठीक है। फिर देखिए ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज सपोज टू हैव रिकॉर्डेड द वार्मेस्ट टेम्परेचर द वर्ल्ड ओवर, ठीक है। ये आइडिया हो गया। जबकि देखिए ये बड़ा बड़ा अगर पैराग्राफ रहेगा, उसमें एक छोटा सा कोई इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, तो हम लोग जिस तरह से ग्लांस में रीडिंग करते हैं, ग्लांस डाल के, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन छूट जाता है, ब्रेन उतना ग्रास्प नहीं करता है। पर एटलीस्ट अब जब हम लोग पढ़ेंगे तो जैसे ये है या ये है, ऐसा कुछ भी दिखेगा कि अच्छा रिकॉर्डेड द वार्मेस्ट टेम्परेचर, तो ध्यान में रहेगा, है ना। ऐसा सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। पढ़ने इस सब में टाइम नहीं लगेगा, देखिए हम आपको समझा रहे हैं तो इसमें टाइम लग रहा है हमको, पर ये सब जितना चीज़ अभी बताए उसमें से कंटेंट रीडिंग में, फिर ये एक्सरसाइज जो है उसको पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा आपको बहुत, ठीक है। पर PYQ में तो मेरा यही कहना है कि आप अच्छे से टाइम दीजिए। PYQ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि PYQ से हम लोग को ये पता चलता है कि UPSC क्या सोच रहा है इस टॉपिक के बारे में। और मेन मोटिव तो हम लोग का वही है ना कि UPSC का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना है। तो अगर हम लोग को ये पता रहेगा कि UPSC किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे इंटरेस्टेड है सवाल पूछने में, तो ईजी होगा आगे आने वाले जो नए पहले नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे उसमें भी क्लियर करने में, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या है थोड़ा सा। तो देखिए द वर्ल्ड क्लाइमेट कैन बी स्टडीड बाय ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन डेटा, सिंथेसाइजिंग देम इन स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है। 3 ब्रॉड अप्रोचेज, देखिए ये 3 ब्रॉड अप्रोच है। इसमें इसके बारे में पूछ रहा था ना कि एम्पेरिकल है कि क्या है, जेनेटिक है, अप्लाइड है ना। तो देखिए जेनेटिक क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज क्लाइमेट्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉजेज, ये हो गया जेनेटिक क्लासिफिकेशन का कुछ डेफिनेशन हो गया छोटा सा। एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड, देखिए इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड डेटा, particularly on temperature and precipitation। अब देखिए वापस से हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए हाउ इज़ द जेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिफरेंट फ्रॉम द एम्पेरिकल वन। देखिए इसका आंसर वहीं पे आ गया। अगर आप ये क्वेश्चन पहले से पढ़े रहेंगे, आपको आइडिया है कि क्या पूछने वाला है, क्या पूछता है, तो आप जब दोबारा से पढ़िएगा, मतलब दोबारा से नहीं, जो आप चैप्टर पढ़िएगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये रहा आंसर, है ना। अब देखिए विच टाइप ऑफ क्लाइमेट हैव वेरी लो रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन विथ वुड प्रिवेल इफ द सन स्पॉट्स इंक्रीज। देखिए ये सब है ना, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन वुड प्रिवेल, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशंस बिटवीन A and B टाइप ऑफ क्लाइमेट, C and A टाइप ऑफ क्लाइमेट, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन वुड यू फाइंड, है ना। ग्रीन हाउस गैस, क्योटो डिक्लेरेशन, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या करना है। देखिए और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं।
यही आपका होमवर्क रहेगा कि ये वाला जो चैप्टर है ये आपको खुद से पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। और क्या फोकस रख के पढ़ना है ये हम आपको समझा दिए। PYQ देखें हम लोग, PYQ में कैरेक्टरिस्टिक पूछता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पता है हम लोग को कि मान लीजिए ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में हम लोग को अगर आइडिया है कि इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इस पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में आइडिया है तो ठीक है, सबका ऐसे और छोटा छोटा एकदम नोट्स बनाइए पॉइंट वाइज, ठीक है। चलिए, और अगर उतना आपको, या तो आप अगर सॉफ्ट कॉपी में पढ़ते हैं तो उसी पे नोट्स बना लीजिए PDF पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहीं पे कुछ है, M है मानसून, तो मानसून क्लाइमेट है ना, तो ऐसे लिख लिए M फॉर मानसून। और अगर बुक में पढ़ते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है छोटा छोटा नोट्स बनाने में बुक पे, तो बुक में ही बना लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, कोएपन रिकॉग्नाइज्ड 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स, 4 ऑफ देम आर बेस्ड ऑन टेम्परेचर, ठीक है, एंड 1 ऑन प्रेसिपिटेशन। अच्छा, नीचे में क्वेश्चन पूछा था ना कि क्या क्या मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप है, दो जैसे A और C के बीच का क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, द कैपिटल लेटर A, C, D एंड E डिलिनेट ह्यूमिड क्लाइमेट्स एंड B ड्राई क्लाइमेट। अच्छा, इससे हम लोग को ये पता चल गया कि A, अब देखिए यहाँ पे आप हाईलाइट कीजिएगा, हो सकता है कि दोबारा से जब पढ़ने जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा कि नहीं, ऐसे मान लीजिए इसको हाईलाइट कर लिए, द कैपिटल लेटर A, C, D एंड E डेलिनेट ह्यूमिड क्लाइमेट्स, B ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। अब इससे अच्छा देखिए, हम तो ये प्रेफर करते हैं कि यहीं पे लिख लें A, C, D, E, ये हुआ ह्यूमिड, ठीक है, B हुआ ड्राई, सीधा। और दोबारा से जब पढ़ने जाएगा तो आपको पूरा तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस ये हो गया कि अच्छा चलो A, C, D, E ह्यूमिड है और B ड्राई है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हमको क्यों पता चला कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन है ऐसा पूछा हुआ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ 4 क्लाइमेट्स रिप्रेजेंट्स ह्यूमिड कंडीशन। तो अभी हम लोग पढ़े हैं A, C, D और E ह्यूमिड है और B ड्राई है ना। तो देखिए इसमें B है, ये नहीं होगा, इसमें B है, ये नहीं होगा, इसमें F है, F तो पता नहीं, अभी तक तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, A, B, C, D, E ही पढ़े हैं, तो ये भी नहीं होगा। देखिए A, C, D, E है ना यहाँ पे, तो ये होगा। तो ये अभी हम लोग आंसर पे बाद में आएंगे, जैसे हम लोग पढ़े तो आंसर मिला, पर जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं तो इससे हम लोग को ये तो पता चला ना कि हाँ ये NCERT एटलीस्ट इस पर फोकस किया हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोग को नॉलेज ले लेना चाहिए। इससे एक्सरसाइज से हम लोग को ये पता चलता है कि NCERT क्या चीज़ पे फोकस किया हुआ है, और PYQ UPSC का हम लोग जो एनालाइज करते हैं उससे हम लोग को ये पता चलता है कि UPSC क्या चीज़ पे फोकस किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए UPSC के हिसाब से हम लोग चलते हैं और थोड़ा देखते हैं क्या है। तो चलिए, A में ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, इसमें बोल रहा है द ट्रॉपिकल ग्रुप इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है, नेमली ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। अब देखिए ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट यानी इंडिया में तो होता ही है, और कहीं हो या ना हो, है ना। चलिए इसी को लेकर ट्रॉपिकल मॉनसून ही हम लोग देख लेते हैं पहले। तो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट को AM बोलते हैं, ठीक है। इज़ फाउंड ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ओके, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। चलिए, तो अगर ऐसा पूछ ले कि कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो आपको सीधा पता रहेगा कि AM यानी ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए आगे क्या लिखा है, हैवी रेनफॉल ऑकर्स, देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं, मोस्टली इन समर, ठीक है,
विंटर कैसा है, देखिए विंटर इज़ ड्राई, ये अगेन एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिटेल क्लाइमेटिक इज़ गिवन इन, चलिए ठीक है, दो चीज़ हम लोग को पता चल गया ना। ये तो हम लोग को इंडिया के बारे में अलग से पढ़ना है और ये इंडिया स्पेसिफिक है इसलिए नहीं दिया हुआ उतना, पर दो चीज़ तो अभी भी पता चल गया कि हेवी रेनफॉल होगा समर में और विंटर ड्राई रहेगा, ठीक है। चलिए ऐसे और कोई एक देख लेते हैं हम लोग, देखिए ये देख लेते हैं, वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट, इसको सी बोल रहा है, ठीक है। वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट एक्सटेंड्स फ्रॉम 30 डिग्री टू 50, चलिए ये एक पहला हम लोग को पता चला कि 30 से 50 डिग्री के लैटिट्यूड पे मेनली ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये सेकंड पता चला कि 30 से 50 डिग्री के लैटिट्यूड पे मिलता है और ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन में मिलता है कॉन्टिनेंट के, ठीक है। वार्म समर्स, ये तीसरा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। माइल्ड विंटर चौथा, चलिए ये चार हम लोग को पता चल गया कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हम लोग का फोकस पॉइंट है कि चलो वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो अगर ये कुछ पूछता है ऐसा तो हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इसका नाम लेके पूछा और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स तक पहुँच सकते हैं, ये मेन चीज़ था, ठीक है। अब देखिए आगे, दे आर ग्रुप्ड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है। इसका ये तो फिर आगे का वो सब टाइप हो गया कि चलो और ये 4 टाइप में बटा हुआ है, ठीक है। मरीन, वेस्ट कोस्ट, क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पर हम लोग देखें कि यूपीएससी ज़्यादा फोकस कैरेक्टरिस्टिक्स पे करता है, तो ये भी आप एक बार पढ़े, पर आपको मेन ध्यान कहाँ रहा है इस पे, और रिवीजन भी कीजिएगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स का कीजिएगा जल्दी, है ना। और वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो जो होता है ना। मान लीजिए सब कुछ पढ़ लीजिएगा, सब याद करने की कोशिश कीजिएगा, तो हम लोग ह्यूमन है, ऐसे नॉर्मल ह्यूमन के लिए तो उतना पॉसिबल नहीं एक एक चीज़ याद करके रखना, तो रिवीजन करना होता है, तो सब कुछ वापस से रिवाइज नहीं कीजिएगा ना एक एक लाइन, तो इम्पोर्टेंट जो यूपीएससी के हिसाब से लग रहा है उसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। ऐसे समझा दिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरा फिज़िकल ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, ठीक है। ये तो अभी हम फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो उसको लेके ही समझाए हैं, ठीक है। चलिए बात समझ गए। यूपीएससी क्या पूछेगा ये तो हम लोग को तभी पता चलेगा जब हम लोग PYQ एनालाइज कर लें, तभी ना पता चलेगा कि अभी तक क्या पूछता आया है, और हम लोग होप करेंगे कि ऐसा ही पूछता रहेगा। अब यूपीएससी एकदम एक ही चीज़ तो नहीं पूछता है, पर ये तो हम लोग को समझ में आ गया ना कि अच्छा 2021 में भी पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि यूपीएससी ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, किसी एरिया का, किसी फॉरेस्ट का, किसी रीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स लेके पूछ देगा, तो ठीक है। ऐसे ही PYQ एनालाइज कीजिए और उसके बाद बुक पढ़िए, देखिए जल्दी जल्दी पढ़ भी लीजिएगा और इम्पोर्टेंट चीज़ आप सेपरेट कर लीजिएगा हाईलाइट कर करके या लिख के अलग से, तो आपको दोबारा से जब रिवीजन कीजिएगा तब तो बहुत आसान होगा, ठीक है। और आपका जो इतना एफर्ट है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोक देते हैं। अब जो हमको समझाना था वो हम समझा दिए, आप भी समझ लीजिए तो बहुत फ़ायदा करेगा। और पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ऐसे लोगों के साथ जिनको भी ऐसा वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। और कुछ कमेंट करके बताइए कैसा लगा, अगर कोई सजेशन है इम्प्रूवमेंट के लिए तो वो भी बता दीजिए, कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू।